गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 20th एंड 21st ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 10 टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम एमसीक्यूज करते हैं ना करंट अफेयर्स के, उसे कंटिन्यू जरूर रखिएगा, बिकॉज आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इवन अगर आप यूपीएससी के अलावा भी जो दूसरे एग्जाम दे रहे हैं वहां पर भी ये जो एमसीक्यूज है वो आपको हेल्प करेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर। जो स्टैटिक की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अलग से एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ टॉपिक्स जल्दी से बता देता हूं जो रिसेंटली न्यूज में थे। सबसे पहले हम कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में क्वेश्चन होगा। यूएपीए को डिस्कस करते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करते हुए हम एक वेटलैंड को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। ओरांग नेशनल पार्क, ओएसओपी एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए सिंपल सा जो मैथमेटिक्स है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर सिंपली आपको 1 मार्क देना है, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0। लेकिन हाँ, एक ही कंडीशन में नेगेटिव -2 आपको मिलेगा, वो तब जब आप क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं। मिसरीड का मतलब है जब आप करेक्ट इनकरेक्ट को गलत तरीके से पढ़ते हैं और फिर गलत अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चन को आंसर देते हैं। टारगेट की बात करें तो कट ऑफ जो है 6 है, मतलब 6 अच्छी से ज्यादा आपको स्कोर करना है। जब आप पहली बार वीडियो को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए और उसका करेक्ट आंसर टाइम बाउंड मैनर में देने की कोशिश करिए। जब आप सेकंड टाइम देखेंगे ना तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये हुआ क्या यहाँ पर, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ डेटा जो था इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर वो मांगा गया था हाउस के अंदर, और वहां पर जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा डेटा प्रोवाइड किया गया एंड उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट वर्क हम यहां पे चाह रहे थे उससे हम ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उतना तेजी से इसके प्रोटेक्शन को लेकर काम नहीं हो रहा है। खैर, यहां पे कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट कहां करती है, देखिए ये टाइमर नीचे है, मैं 10 सेकंड्स आपको देता हूं। आप सोचिए क्या ये नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा में है, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा में, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर? तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये उड़ीसा में है, विच वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अगर यहां पर एसएससी क्वेश्चन बनाती या पीसीएस क्वेश्चन बनाती तो हो सकता है वहां पर पूछा होता कि कौन से स्टेट के अंदर है, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल करके, झारखंड करके, छत्तीसगढ़ करके आपको 4 ऑप्शन दिए होते। लेकिन बिकॉज यूपीएससी इन सभी एग्जाम से 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4, 5 लेवल तक भी ऊपर चला जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो इतने इजी नहीं होने वाले। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। एक बार मैप के ऊपर देखिए, क्योंकि देखिए मैप जो है कुछ इस तरीके से रहता है। अगर ये हम देखें, ये आपका उड़ीसा है, इसमें ये क्या होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और आपका जो कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहां पर लोकेट करती है? यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। हेंस आंसर क्या होगा? ए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा के अंदर लोकेट करती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अब ये जो बीआईएस है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये पानी को लेकर हमारे देश में वैसे तो काफी चीजों को लेकर स्टैंडर्ड है। मुझे अभी भी याद है हमारे स्कूल के अंदर भी, वहां पर भी एक आईएसओ का पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन जो था वो लगा हुआ था। तो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो वो चीजों को स्टैंडर्डाइज करता है कि मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम स्टैंडर्ड किसी भी चीज का क्या होना चाहिए। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये 2 इंडियन स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं। ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और पाइपिंग के सिस्टम्स को लेकर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पहली सेकंड में पूछता है कि ये जो बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है, हो सकता है, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के हिसाब से बनाया गया था, ये भी हो सकता है। ये क्या करता है? ये क्वालिटी गुड्स, उनकी सेफ रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। 10 सेकंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कौन से डिपार्टमेंट, मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन से एक्ट के अंदर है, और ये करता क्या है? देखिए, जब भी आप किसी चीज के स्टैंडर्ड, मानक को फिक्स करते हैं, उसका मतलब तो यही है, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे आईएसओ आपको दिख जाता है तो आप समझ जाएंगे ना उसे कि ये जो है सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसमें दिक्कत होने के चांसेस ना के बराबर है। तो यस, ये रिलायबिलिटी, क्वालिटी गुड्स की इंश्योर करता है, साथ ही साथ 2016 के एक्ट के हिसाब से बना, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यूएपीए की जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप फुल फॉर्म बता दीजिए। यूएपीए को लेकर आपको बताना करेक्ट क्या है। एक्चुअली यूएपीए को लेकर याद होगा आपको, जब दिल्ली एट्रोसिटीज हुई थी, काफी सारे लोगों को जेल में डाला गया था, और अभी क्या किया गया है, उसमें से एक व्यक्ति को, ईशर जहां को, यहां पर बेल दी गई है। अब ये कंट्रोवर्शियल न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नोबडी विल आस्क अबाउट द नेम और क्या हुआ क्या नहीं हुआ एग्जाम के अंदर।
ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल एरिया के अंदर आ जाता है। लेकिन हाँ, यूएपीए क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली जब आप आईपीएस वाले एरिया में जाएंगे, अदरवाइज भी आपको इसकी नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्या फुल फॉर्म है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने को लेकर ये एक एक्ट है, और यहां पर यूएपीए एक्यूज्ड गेट्स बेल इन डेली राइट्स, ये न्यूज थी। वैसे आपको बता दूं, ये अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि यूएपीए के अंदर किसी को बेल मिली हो, और कुछ जगह पे तो ये भी लिखा था कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि यूएपीए के अंदर कानून इतने कड़े हैं, प्रोविजन इतने कड़े हैं कि इसमें बेल देने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, नाउ यहां पर क्वेश्चन को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस एंटायर कंट्री। क्या यह यूएपीए पूरे देश के अंदर लागू होता है या किसी स्पेसिफिक पार्ट जेएन के लाइक या दिल्ली वाली लोकेशन के ऊपर? देखते हैं। एनी इंडियन और फॉरेन नेशनल चार्ज्ड अंडर यूएपीए इज लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट। तो इसमें इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो दोनों को पनिशमेंट देने के प्रावधान है। आप देखिए, इंडिया को तो पक्का है, होंगे ही होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट फॉरेनर? देखते हैं। पर्सन ऑन द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, वेर एवर दे मे बी, आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। तो अगर कोई भी व्यक्ति एयरक्राफ्ट पे है या शिप पे है, और वो शिप कहां पर है, मान लीजिए वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, क्या वो भी इसके अंदर सजा मिल सकती है उसे? यहां तो नहीं लिखा है, सोचिएगा इसके बारे में क्या हो सकता है यूएपीए के अंदर। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए। देखिए, यूएपीए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोविजन है कि बेल जो है वो मिलना ना के बराबर हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो कोर्ट्स हैं वो इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये जो बेल है वो पहली बेल दी गई है। क्या ये पूरे देश के अंदर लागू है? बिल्कुल ठीक है, पूरे देश के अंदर लागू होता है, और इसके अंदर इंडियन हो या फॉरेन नेशनल हो, पनिशमेंट इसके अंदर दी जा सकती है। और अगर कोई ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के अंदर ही रजिस्टर्ड है, और वो व्यक्ति इस शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर है, चाहे वो कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने पे हो, स्टिल उसको यहां पर कवर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। तो नोट लिखा है, ये गलत हो जाता है। उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर कवर किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, और फिर उसको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन पूछा गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट गंगा के अंदर आता है, प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र, प्रोजेक्ट यमुना, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए, इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये किसके अंतर्गत आता है? इट इज एन एम्बिशियस इंटर मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसे अप्रूव किया गया था 2019 में, जब यहां पर एनजीसी की जो अध्यक्षता थी वो पीएम के द्वारा करी जा रही थी। और ये आता है प्रोजेक्ट अर्थ गंगा के अंदर। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा, गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, यमुना नहीं है, प्रोजेक्ट अर्थ गंगा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 10 years प्रोजेक्ट टू फोकस ऑन बोथ रिवर एंड सी डॉल्फिन। अब यहां पे बहुत सारी चीजें दी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा, क्योंकि हम अर्थ गंगा को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। नाउ आईयूसीएन स्टेटस, सिंपली कई बार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कह सकते हैं कि आसान मुश्किल कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको, क्योंकि हर वो चीज आसान होती है जो आपको पता होती है, और हर वो चीज चाहे वो किसी दूसरे के लिए कितनी भी आसान हो, अगर आपको नहीं पता तो वो आपके लिए मुश्किल है। आईयूसीएन स्टेटस पूछा है गेंजेटिक डॉल्फिन का, बताएं गंगा डॉल्फिन जो है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? बताएं क्या हो सकता है आंसर? वैसे आपको बताऊं, 1980 से मिड 1980 से कोशिश करी जा रही है गेंजेटिक डॉल्फिन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, इनके नंबर को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, और इसे आईयूसीएन के अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया। 2009 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने जब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को वो चेयर कर रहे थे, उसके हेड थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो ये एंडेंजर्ड डॉल्फिन है, इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दिया। तो और ये अच्छी चीज भी थी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी एनिमल को रिकॉग्निशन दे देते हो ना, तो वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले नेट 50 कूपन कोड, देखिए exam.network.com के ऊपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीरीज अवेलेबल है। पॉलिटी की अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए, जिसके अंदर अराउंड 700 क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस भी अवेलेबल है, तो एक ही कोर्स के अंदर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी आपको। तो आप नेट 50 कूपन कोड को यूज करते हुए अलग अलग, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो पूरा पैकेज है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या रहेगा, आपके 100 डेज, जो 100 डेज आपके हैं, 100 दिन है, उसमें आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर तैयारी कर सकते हैं। आप डे 1 को ओपन करेंगे, आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे, कुछ नोट्स, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, आप उसको करिए। नेक्स्ट डे फिर डे 2 को, डे 3 को, डे 4 को, आप चाहें तो 50, 20, 40 डेज में भी जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसमें ये पूरे
सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, देन जो आपके फाउंडेशनल कोर्सेज हैं आप उसके लिए जा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी 2023 और 2024 के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बट हाँ, यहाँ पे नेट 50 कूपन कोड आप सभी जगह यूज कर सकते हैं, तो उसको मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि प्रोजेक्ट अर्थ गंगा को लेकर है। पूछा कि प्रोजेक्ट अर्थ गंगा को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा जो है ये क्या करता है, ये एनविसाज करता है जल विकास मार्ग जो आपका प्रोजेक्ट है उसको री इंजीनियर करने में, तो उसके साथ इसका लिंकेज है। द लोकल कम्युनिटी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, ताकि ये जो फोकस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर किया जा सके। नाउ प्रोजेक्ट अर्थ गंगा को लेकर जल्दी से बताएं, जिसके अंतर्गत हम यहां पर क्या कर रहे थे, याद करिएगा, हम डॉल्फिन्स को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा क्या होगा, क्या इसका रिलेशन प्रोजेक्ट जल मार्ग विकास को लेकर है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर है। देखिए नाम में ही सारा इसका काम है। जैसे गंगा, गंगा रिवर आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ, अर्थ निकला है कि गंगा का अर्थ क्या है, या फिर अर्थशास्त्र से आप अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोजेक्ट अर्थ गंगा जो है वो क्या करेगा, वो कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गंगा बेसिन जो हमारी है, गंगा रिवर हो गई, फिर उसके आसपास बेसिन हो गई, बेसिन एरिया, वहां पर क्या चीजें करी जा सकती है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और हम इकोनॉमिक बेनिफिट वहां से जनरेट कर सके, ठीक है। तो हम ऐसी क्या चीजें गंगा के ऊपर करें, क्या हम वाटर स्पोर्ट्स लेकर आए या कोई और एक्टिविटीज शुरू करें जिससे कि इस एरिया से हम पैसा कमा सकें, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो यहां पर शुरू करी जा सके। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी जो है वो स्ट्रेट अवे ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी सारी लोकेशन जो है उस पर काम भी चल रहा है, जैसे कि कानपुर में बिथूर रिलीजियस टाउनशिप है, कानपुर नगर, उसे एक टूरिस्ट स्पॉट के तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अब टूरिस्ट स्पॉट बनेगा वो तो क्या होगा, 100 करोड़ का बजट दिया गया है इसके लिए। अगर ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है तो डेफिनेटली काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ आएंगे, और जो इंट्रा कंट्री टूरिज्म होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो काफी ज्यादा पैसा यहां पर कमाया जा सकता है। तो यहां पे बेसिकली इकोनॉमिक एलिमेंट जो है ना वो अर्थ ऐड कर दिया इसके अंदर, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है 3 स्टेटमेंट्स को देकर और पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है आपकी जो होकरसर वेटलैंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। जो ये वेटलैंड है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आप जानते हैं, जो काफी सारे आपके विंटर सीजन के अंदर जो बर्ड्स आते हैं वो यहां पर आकर रुकते हैं ना। होकरसर वेटलैंड जो है इसे किंग ऑफ हिमालयन वेटलैंड भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे किंग ऑफ हिमालयन वेटलैंड भी कहते हैं। ये इसको एक अलग नाम दिया गया, जैसे घरों में हम लोगों का एक ओरिजिनल नाम होता है और फिर एक अलग से नाम होता है शॉर्ट नाम। और अगर आप मुगल्स में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। किंग के मल्टीपल नाम हुआ करते थे। अगर किंग जो है उसका नाम मुइजुद्दीन है या मान लीजिए कुछ और है, तो जब वो एक जगह पे लड़ाई जीत आता था तो उसका नाम बदल दिया जाता था। फॉर एग्जांपल शाहजहां का नाम भी जो शाहजहां है वो इसी वजह से पड़ा क्योंकि उन्होंने 2-3 जगह जाके लड़ाइयां लड़ी और जीती भी सही, क्योंकि जहांगीर जहां भी जाते थे हार के आ जाते थे। तो उन्होंने जब अपने बेटे को भेजा, पहले एक दूसरे बेटे को भेजा, वो भी जहां गया हार के आ गया, लेकिन फिर शाहजहां को, जब उनका नाम शाहजहां नहीं था, उनको भेजा, वो जहां भी जाते जीत के आते थे। तो उन्होंने कहा भाई तेरा नाम शाहजहां ही होना चाहिए क्योंकि तू जहां भी जाता है वहां जीत के ही आता है, ठीक है। खैर, इट इज अ रेफ्यूज फॉर वाटरफाउल एंड वेडिंग बर्ड्स दैट अराइव एवरी विंटर फ्रॉम सर्बिया एंड चाइना। तो ये जो सर्बिया चाइना से बर्ड्स आते हैं विंटर टाइम पे, उसके लिए भी एक रेफ्यूज का काम करता है। जो लोकेशन बात करेंगे होकरसर को लेकर, 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। वैसे तो पहली स्टेटमेंट में मैंने एक्सप्लेन करते करते आपको तीसरी के बारे में बता ही दिया था, और यहां पर इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन जिसके बारे में मैंने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया वो स्टेटमेंट आपकी गलत है। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी जा रही है, तो हो सकता है स्टेटमेंट ठीक हो। लार्जली तो ठीक है, लेकिन हाँ, इसे किंग नहीं क्वीन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सो इट इज नॉट द किंग। इसको कहा तो जरूर जाता है, इसका भी दूसरा नाम है, लेकिन क्वीन ऑफ हिमालयन वेटलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। लोकेशन देखिए एक बार, JNK। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन विच स्टेट ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड। प्रोबेबली द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, अगेन इजियर उन लोगों के लिए जिनको पता है। खैर, कहां पर लोकेट करते हैं जल्दी से बताएं। असम, मेघालय, उड़ीसा, MP। 10% क्वेश्चन, 10 to 15% रादर क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी के अंदर होंगे वो बहुत आसान होंगे। मतलब अगर आप बिना पढ़े भी जाए ना, वो 10-15 क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लेंगे आसानी से। ये उनमें से एक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहां पे देखिए न्यूज में था तभी यहां पर क्वेश्चन बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज टॉकिंग अबाउट OSOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। काफी न्यूज में आजकल वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। OSOP
तिरुपति रेलवे स्टेशन विल इंप्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्या तिरुपति अभी रिसेंटली न्यूज में था या कोई और जगह न्यूज में थी जो कि ओएसओपी को इंप्लीमेंट करेगा? कॉन्सेप्ट जो है वो ओडीओपी के ऊपर बेस करता है। अब ओडीओपी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्या ये उस पर बेस करता भी है या फिर सिर्फ वैसे ही डाल रखा है? इट विल डेवलप मोर एफिशिएंट लॉजिस्टिक फॉर फार्मर्स एग्री एंटरप्राइज। तो ये क्या करेगा, ये एफिशिएंट लॉजिस्टिक जो है वो फार्मर्स और एग्री एंटरप्राइज के लिए लेकर आएगा। 10 सेकंड सोचिए इसके बारे में, नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताएं। इकोनॉमिक कम सोशल स्कीम जो है वो है ये एक तरीके की। और अभी रिसेंटली बताऊं तो मैं आपको, तिरुपति रेलवे स्टेशन जो है वो न्यूज में था और वैसे कहा भी जा रहा है कि हर लोकेशन से कुछ रेलवे स्टेशन को ईयर मार्क किया जाएगा और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर ही फेमस हुआ है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट, आप भी जब आईएएस बनेंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में से जो एक प्रोडक्ट अगर ईयर मार्क हुआ होगा ऑलरेडी तो आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा। नहीं है तो मेक श्योर कि आपके डिस्ट्रिक्ट से भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल पे मशहूर हो। उसी तरीके से हर स्टेशन से भी एक ना एक प्रोडक्ट जो है उसे मशहूर किया जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, ओडीओपी के ऊपर बेस्ड है। एंड डेफिनेटली जब इस तरीके की चीजों को बढ़ावा मिलता है तो वहां के जो एग्री एंटरप्राइज होती है, फार्मर्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं ये उन्हीं की तरफ से आते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक उनका फायदा यहां पर होने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आर्ट पार्क के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर आ रही है? हैदराबाद में आ रहा है क्या? बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम? 10 सेकंड्स, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, ज्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, बड़ा नहीं है। इट इज प्रमोटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन विच इज सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किया गया है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहां पर लोकेट करता है? बेंगलुरु। तो अब आपको आंसर भी मिल गया होगा, कुछ लोगों को तो IISc पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। नाउ एक सीड कैपिटल, शुरू की जो कैपिटल है 230 करोड़ की यहां पर लगाई जाएगी फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पे बी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां पर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। 2 मिनट की रिवीजन रहेगी, लेकिन हाँ ये 2 मिनट जो है इट कुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू अगर आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं देन यू कैन एग्जिट, आप अभी भी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हाँ उससे जो रिवीजन पार्ट होता है ना, जो कहीं ना कहीं 30 to 40% आपका मेमोरी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगे ना, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जो कि क्या करते थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़के जो एरियाज होते थे अपने कब्जे में ले लेते थे, ठीक है, लेकिन उसको सही से चला नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो ना कंसोलिडेशन नहीं कर रहे थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मुगल सल्तनत की बात कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत की बात कर लीजिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। और कुछ रूलर्स जो सक्सेसफुल हुए, चाहे आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लीजिए, आप अकबर की बात कर लीजिए, ठीक है, और इवन औरंगजेब, चाहे कितने ही क्रूअल क्यों ना हो, लेकिन दे वर सक्सेसफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। रीजन वाज कि वो अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो चीज पढ़ी आपने, कम से कम उसको आप इतना अच्छे से पढ़ें कि उसको भूले ना, और इसी वजह से रिवीजन करी जाती है। सो डोंट बी दोज रूलर्स जिनका मेन मकसद ये है कि बस नई नई जमीन को कब्जा करना है, चाहे संभाल पाए ना संभाल पाए। आज उन्होंने उस जमीन पे कब्जा किया, उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, लेकिन कल क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं किया था, कल किसी और ने उस लैंड के ऊपर अटैक किया और वो जमीन उनके हाथ से चली गई। तो जब आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल उसको भूल ही जाएंगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट रिवीजन हम 2 मिनट के अंदर यहां पे करने वाले हैं। जल्दी से बताएं, कुलदीप वाले सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो आंसर बस नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उड़ीसा के अंदर आपको दिखाई देगी। BIS क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। वाटर को लेकर इसने अभी अपने जो नए मानक है वो दिए हैं। एस्टैब्लिश कहां पे किया गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत, और क्वालिटी गुड्स, रिलायबल गुड्स प्रोवाइड करने के लिए जाना चाहता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा जो UAPA को लेकर था, क्या चीज डिस्कस करी थी हमने? अक्रॉस द एंटायर कंट्री इट इज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ JNK के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर, नहीं, पूरे आपके देश के अंदर ये एप्लीकेबल है। और चाहे भारतीय हो या फॉरेनर हो, यहां पे दोनों को इसके अंदर चार्ज किया जा सकता है। और अगर वो किसी शिप पर भी है जो चाहे कहीं दूर से दूर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास ही क्यों ना खड़ी हो, अगर वो भारत की शिप है तो तब भी इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, किसके अंतर्गत आता है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अर्थ गंगा के अंतर्गत आता है। मोर स्पेसिफिकली करेक्ट आंसर वो माना जाएगा यहां पर। और अर्थ गंगा क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले IUCN का स्टेटस जाना था हमने गंजेटिक डॉल्फिन का, विच इज एंडेंजर्ड, ठीक है। देन हमने यहां से आगे बढ़ के जो आपका नेट 50 कूपन कोड है, इट इज आई थिंक अवेलेबल फॉर 1 डे नाउ, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, बट हाँ जो भी आपके कोर्सेज है, क्रैश कोर्स या दूसरे जो भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसे यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था अर्थ गंगा को लेकर। अर्थ गंगा, गंगा का अर्थ मींस अर्थशास्त्र वाला अर्थ है। इकोनॉमिकली कैसे आप यूज करोगे, कैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहां पर जनरेट करोगे, मैंने आपको यहां पर कानपुर का जो एग्जांपल था वो भी दिया था। फिर हमने डिस्कशन किया आपकी हॉकरसर वेटलैंड को लेकर, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत आता है।
क्वीन ऑफ हिमालयन वेटलैंड इसे कहा जाता है, और रिफ्यूज है किसके लिए, वाटरफॉल के लिए, वेडिंग बर्ड्स के लिए। ठीक है, यहां से आगे बढ़ के हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था जो कि हमारा ओरांग नेशनल पार्क को लेकर था, कहां पर आता है, असम के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा, इसके बाद ओएसओपी ओडीओपी के ऊपर बेस्ड है, तिरुपति रेलवे स्टेशन जो है उसको भी इसमें ऐड किया गया है, और काफी सारे फार्मर्स को भी ये हेल्प करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने देखा था आर्टिफिशियल जो आर्ट पार्क है कहां पे आने वाला है, आईएससी बेंगलुरु से लेकर आ रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 230 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, सीड कैपिटल है, वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर जो आपको आंसर करना है प्रीलिम्स के अंदर, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो कहां पर लोकेट करता है, स्टेट का नाम बताइएगा। और मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है, मेनी स्टेट्स आर विड्रॉइंग जनरल कंसेंट फ्रॉम सीबीआई। आप जानते होंगे अभी रिसेंटली मेघालय ने जो जनरल कंसेंट है वो सीबीआई से विड्रॉ करी, महाराष्ट्र पंजाब पहले कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल तो सबसे पहले कर दिया था। ठीक है, तो ये सीबीआई से जो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपके कमेंट्स इसके ऊपर चाहिए। 250 वर्ड्स में आप इसको आंसर कर सकते हैं। मेंस का ग्रुप और जो आपका इंटरव्यू का ग्रुप है उसे प्राइवेट बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स वर सो मेनी देयर, लाइक बहुत सारे लोग अपनी कॉपीज भी वहां पे सबमिट कर रहे थे। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 स्टूडेंट्स वहां पर हैं, और फिर एक लेवल के बाद जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो आपकी कॉपीज होती है वो भी चेक नहीं हो पाती हैं, तो उन ग्रुप्स को प्राइवेट बनाया गया इसी वजह से। बट स्टिल अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, तो आप इंडिविजुअल रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। बट हाँ, जो ऑलरेडी उसके अंदर मेंबर्स हैं, जो पिछले 2 साल से वीडियोस देख ही रहे हैं, तो आप अपने आंसर्स वहां पे सबमिट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, यही इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी यही है कि आपको लगता है कि सीबीआई की जो ये जनरल कंसेंट विड्रॉ करी गई है ये सही डेवलपमेंट है या नहीं, तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा इंटरव्यू के अंदर भी। ठीक है, चलिए आप अपने मार्क्स जो है 10 में से कितना आपने स्कोर किया वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और जो भी कोर्सेज आपको पसंद है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।